इस चैनल पर हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं। टीएमसी की करतूतों पर भी सवाल उठाएंगे, बीजेपी की नाकामियों पर भी। आज की कहानी टीएमसी की है। क्या हो अगर किसी राज्य की पहचान को बदला जा रहा हो, अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि जिसे आलोचक एक सोची समझी राजनीतिक साजिश बताते हैं, उसके द्वारा। ये पश्चिम बंगाल में चल रहे एक डेमोग्राफिक विवाद की कहानी है। यह कहानी है कि कैसे खुली सीमाएं, विवादास्पद धार्मिक कोटा और राजनीतिक हिंसा मिलकर एक ऐसे भविष्य को आकार दे रहे हैं जिसे कई लोग अधर में लटका हुआ महसूस करते हैं। हालांकि अभी सरकार बदल गई है, लेकिन इस बात को अभी भी उठाया जाना बाकी है। 1951 में जनगणना के आंकड़ों से पता चला कि पश्चिम बंगाल की हिंदू आबादी 78% से अधिक थी। 2011 की जनगणना तक यह संख्या गिरकर 70% से कुछ ही अधिक रह गई थी। तो कुछ ही पीढ़ियों में इस लगभग 8% के बदलाव के पीछे क्या है? जबकि आधिकारिक आंकड़े अलग अलग बर्थ रेट और दूसरे राज्यों से आना जाना जैसे कारकों की ओर इशारा करते हैं, आलोचक कुछ और भी विवादास्पद बता रहे हैं। वे एक राज्य को बदलने के लिए बनाई गई 3 स्टेप स्ट्रैटेजी का आरोप लगाते हैं। एक बार में एक वोट, एक ऐसी रणनीति जिसके परिणाम वो दावा करते हैं अब सड़कों पर हिंसा के रूप में दिख रहे हैं। अगर हम नंबर्स पे जाएं तो वो एक अनकंट्रोवर्शियल बदलाव की तस्वीर पेश करते हैं। आलोचक लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड इल्लीगल इमिग्रेशन को एक बहुत बड़ा इसका कारण बताते हैं। ये सिर्फ हवाई सिद्धांत नहीं है। इलेक्शन कमीशन के अपने खुद के आंकड़ों पर भी चिंता जताई जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सीमावर्ती जिलों में मतदाताओं की संख्या में असामान्य वृद्धि देखी गई है। उत्तर दिनाजपुर में मतदाता सूची में भारी वृद्धि हुई। दक्षिण 24 परगना में भी यह काफी बढ़ी। जबकि अधिकारी इसका कुछ श्रेय बेहतर पंजीकरण अभियानों और युवा मतदाताओं में वृद्धि को देते हैं। इस वृद्धि का पैमाना, जो संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में केंद्रित है, ने मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर चीटिंग से नाम शामिल करने के आरोपों को हवा दी है। इसका राजनीतिक प्रभाव सीधा और जमकर बहस का विषय है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी है कि यह प्रवृत्ति 2026 के चुनावों तक जिले की डेमोग्राफिक्स को मौलिक रूप से बदल सकती है। वो 2021 के चुनाव की ओर इशारा करते हैं, जहां कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी बूथों पर कथित तौर पर 90 से 95% तक मतदान हुआ, जिसका वे दावा करते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक के पोलराइजेशन के माध्यम से एक निर्णायक चुनावी लाभ मिला। विपक्ष इसे लोकतंत्र नहीं कहता, वो इसे डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इस सो कॉल्ड पॉलिटिक्स की जीवन रेखा पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर की सीमा है। ये एक ऐसी सीमा है जो कुख्यात रूप से खुली हुई है। 2026 में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण या SIR के लॉन्च ने इस समस्या के पैमाने पर नया ध्यान आकर्षित किया। मतदाता सूचियों को साफ करने के इरादे से SIR ने कई चिंताजनक रिपोर्टों को जन्म दिया। अचानक सीमा पर कथित पलायन की खबरें सामने आ गई। हाकिमपुर जैसे चेक पोस्ट पर कुछ BSF सूत्रों के हवाले से कहा गया कि सैकड़ों कथित अवैध बांग्लादेशी नागरिक हर दिन स्वेच्छा से लौटने लगे, जाहिर तौर पर इस डर से कि वे जांच में पकड़े जाएंगे। कई कथित तौर पर 1 दशक से अधिक समय से भारत में रह रहे थे, जिनके पास वोटर कार्ड थे और वे सरकारी स्कीमों का लाभ उठा रहे थे। लोगों के फिर से प्रवेश करने की चुनौती सीमा सुरक्षा में एक बहुत बड़ी कमी है। मुंबई पुलिस द्वारा एक रिपोर्ट किया गया कि एक मामला एक बांग्लादेशी नागरिक पर प्रकाश डालता है, जो डिपोर्ट होने के केवल 6 महीने के बाद भारत में फिर से प्रवेश कर गया, जिससे बंगाल सीमा पर कमजोरियां उजागर हुई। आलोचकों का आरोप है कि इस घुसपैठ पर आंखें मूंद ली जाती है, जिससे एक ऐसी छाया आबादी बनती है, यानी कि एक शैडो पॉपुलेशन, जो जनगणना के लिए अदृश्य है लेकिन बैलेट बॉक्स पर बहुत दिखाई देती है। तो अगर आबादी को बदला जा रहा है, तो इसे राजनीतिक रूप से हथियार कैसे बनाया जाता है? आलोचक सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस सरकार की OBC या अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के विवादास्पद विस्तार की ओर इशारा करते हैं। इसे डेमोग्राफिक बदलाव के लिए राजनीतिक इनाम कहते हैं। टाइमलाइन काफी चौंकाने वाली है। 2010 से पहले पश्चिम बंगाल की OBC सूची में 66 समुदायों में से 12 मुस्लिम थे। फिर 2010 और 2012 के बीच तेजी से 77 नई कम्युनिटीज जोड़े गए, उनमें से 75 मुस्लिम थे। यह विस्तार इतना महत्वपूर्ण था कि मई 2024 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। इसने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इन समुदायों को दिए गए OBC दर्जे को रद्द कर दिया गया और वर्गीकरण को अवैध बताया। अदालत का फैसला एक
तीखी फटकार थी जिसमें यह कहा गया था कि धर्म आरक्षण के लिए एकमात्र मानदंड प्रतीत होता है। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक स्पष्ट कार्य है। लेकिन लड़ाई यही खत्म नहीं हुई। जून 2025 में टीएमसी सरकार ने ओबीसी सूची में 144 और उप समूहों को जोड़ने का विचार करने के लिए एक नए सर्वेक्षण की घोषणा की। आज पश्चिम बंगाल में ओबीसी के रूप में नामित 180 कम्युनिटीज में से 97 मुस्लिम हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ रहा है, लेकिन कई लोगों के लिए राजनीतिक उद्देश्य स्पष्ट दिखता है, एक स्थायी संरक्षित वोट बैंक बनाना। मई 2026 के चुनाव परिणामों ने सुलगते तनाव को हिंसक उबाल पर ला दिया। भाजपा द्वारा ऐतिहासिक जीत हासिल करने के साथ जवाबी हिंसा की चेतावनियां एक क्रूर वास्तविकता बन गई। संघर्ष अब इस बारे में नहीं था कि कौन मतदान कर रहा था, बल्कि इस बात की गंभीर सजा थी कि उन्होंने कैसे मतदान किया। परिणामों के तुरंत बाद टारगेटेड वायलेंस की एक लहर फूट गई। स्पष्ट डेमोग्राफिक बदलाव वाले जिलों में भाजपा मतदाताओं और हिंदू परिवारों पर हमला की खबरें बाढ़ की तरह आई। 2021 के चुनाव के बाद की हिंसा की गूंज की तरह भीड़ ने कथित तौर पर विपक्षी समर्थकों के घरों और व्यवसायों को निशाना बनाया। फैक्ट फाइंडिंग मिशंस ने आगजनी, बर्बरता और मारपीट के कई मामलों का दस्तावेजीकरण किया, जिससे आतंक का माहौल बन गया, जिसने सैकड़ों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नॉर्थ 24 परगना और कूच बिहार के इलाकों में भाजपा कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर चुन चुन कर हमला किया गया। पीड़ितों ने दावा किया कि उन्हें उनके वोट के लिए दंडित किया जा रहा था, एक हिंसक संदेश जिसका उद्देश्य किसी भी विपक्ष को चुप कराना था। जबकि निवर्तमान टीएमसी सरकार ने इन्हें छिटपुट झड़पें बताकर खारिज कर दिया। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने बदले की हिंसा के एक पैटर्न को डॉक्यूमेंट किया, जहां एक मतदाता की राजनीतिक पसंद क्रूर हमलों का बहाना बन गई। ये वोट बैंक की राजनीति का क्रूर अंत था। एक ऐसा राज्य जहां बैलेट बॉक्स अब केवल लोकतंत्र का एक उपकरण नहीं है, बल्कि संघर्ष और बदले का एक ट्रिगर है। वेस्ट बंगाल की कहानी एक गंभीर चेतावनी है। ये एक सो कॉल्ड 3 स्टेप स्ट्रैटेजी के इर्द गिर्द घूमती है। पहला, आलोचकों का कहना है खुली सीमाओं के माध्यम से डेमोग्राफिक्स को बदलो। दूसरा, उस नई डेमोग्राफिक्स को पॉलिटिकली बेस्ड कोटास जैसे पॉलिटिकल इंकरेजमेंट से पुरस्कृत करो। और तीसरा, किसी भी शेष विपक्ष को कुचलने के लिए धमकी और हिंसा का उपयोग करो। अब जबकि टीएमसी सत्ता से बाहर है, असली सवाल ये है, क्या नई सरकार इन ग्राउंड रियलिटीज को बदलेगी या सिर्फ सत्ता का चेहरा बदलेगा? ये सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं है, ये एक राज्य की आत्मा के लिए एक लड़ाई है। जमीन पर मौजूद सबूत, आधिकारिक रिकॉर्ड में डेटा और उच्च न्यायालय के फैसले सभी एक ऐसी प्रणाली की ओर इशारा करते हैं जिसे आलोचकों का कहना है कि हेरफेर किया जा रहा है। उनका तर्क है, लक्ष्य एक स्थायी मेजॉरिटी बनाना है, अपीसमेंट के जरिए नहीं, बल्कि पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट के माध्यम से। जब एक सीमा मिटा दी जाती है तो क्या उसके साथ एक पूरी पहचान भी मिट जाती है? और जो इसे रोकने का वादा करते हैं, क्या वो भी एक दिन इसी खेल के खिलाड़ी नहीं बन जाते? पश्चिम बंगाल की लड़ाई अब सिर्फ बैलेट बॉक्स पर नहीं है, ये जनगणना के लिए ही एक लड़ाई बन गई है। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम बीजेपी को भी एक्सपोज करेंगे। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस आउट।